सावित्री काकी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? राघव ने अंदर आकर पूछा तो देखा काकी तो बिस्तर पर कराह रही है। उन्हें तो तेज बुखार हो रहा है। राघव फटाफट घर गया और अपनी माँ सावित्री काकी की सहेली राधा जी को बुला लाया। सावित्री काकी को दोनों अस्पताल लेकर गए, पर वहां बहुत भीड़ थी। अब ले देकर गांव में एक ही अस्पताल था, वहां भी डॉक्टर कम ही आते थे। काफी देर तक बैठने के बाद डॉक्टर आया और चेकअप किया तो उसने कुछ टेस्ट लिख दिए। ये सामान्य बुखार नहीं है, शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है, तभी डॉक्टर ने टेस्ट बताए हैं। राघव ने अपनी माँ को बताया। हाँ, कई दिनों से बेचारी बीमार भी पड़ी है, कोई सूद लेने तक ना आया। कहने को 2 बेटे हैं, पर पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे बेटों से ना हो तो ही अच्छा। फिर भी राघव, तू फोन लगाकर बोल तो दे कि सावित्री काकी को अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं और आप इधर संभालने आ जाए। राघव ने दोनों को फोन लगाकर सब बता दिया। दोनों भाई शहर में अलग अलग रहते थे, तो उन्हें लग रहा था कि दोनों में से एक तो आ ही जाएगा और उन्हें अपने साथ शहर ले जाकर अच्छे से इलाज करवा देगा। सावित्री काकी अपने बेटों का ही इंतजार कर रही, पर दोनों में से एक भी नहीं आया। राघव ने ही टेस्ट करवाया और रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा दी। डॉक्टर ने कह दिया, ये बुखार अंदरूनी आ रहा है, इनका लिवर कमजोर हो गया है और किडनी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। बुखार से कमजोरी भी आ गई है, तो कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती करना होगा। ये सुनते ही सावित्री काकी चौंक गई और बोली, डॉक्टर साहब, घर पर ही रह लूंगी, कोई दवाई दे दीजिए जिसे खाकर मैं घर पर ही ठीक हो जाऊं। यहाँ अस्पताल में कौन संभालेगा? ये राघव अपनी दुकान छोड़कर मेरे लिए इतना कर रहा है, यही बहुत है। अब तो किसी से यहाँ रुकने को भी नहीं बोल सकती हूँ, सबके अपने काम धंधे हैं। शायद मैं फोन करूँ तो आ जाएगा। सावित्री काकी ने फोन पर बात की। रमेश बेटा, मुझे यहाँ अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं, न जाने कौन सी बीमारी बताई है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। तू कल सुबह पहली गाड़ी से ही गांव आ जा। माँ, मेरी नौकरी है, घर परिवार है, बच्चे हैं, ऐसे कैसे छोड़कर आ जाऊं? दफ्तर से छुट्टी लो तो पैसे कटते हैं और मैं पहले ही कई छुट्टियां ले चुका हूं, मैं तो नहीं आ सकता हूं। आप बड़े भैया को बोल दीजिए, वो ही आ जाएंगे। ये कहकर रमेश ने जोर से फोन रख दिया। बूढ़ी सावित्री काकी की आंखें आंसुओं से भर गई। वो खुद को संभालते हुए राघव से बोली, बड़े बेटे दिनेश को फोन लगा दे। दिनेश ने भी वही जवाब दिया, अभी महीने के आखिरी दिनों में काम बहुत रहता है, दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलेगी। आप रमेश को बोल दीजिए, वो आ जाएगा। अच्छा तो बेटा, कुछ पैसे ही भेज दे। अब तेरे पिताजी की आधी पेंशन आती है, तो मेरे घर का खर्च चल जाता है, पर उसमें से बीमारी और दवाई का खर्चा तो नहीं निकल पाएगा। सावित्री काकी बोले जा रही थी, पर दिनेश अपना फोन रख चुका था। सावित्री काकी ने लंबी गहरी सांस भरी तो राघव ने समझाया, काकी, मैं हूं ना, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। आप मेरे बचपन के दोस्त दिनेश की माँ हो, तो मेरी भी तो माँ हुई, मैं आपको कुछ ना होने दूंगा। तभी राधा जी ने सावित्री काकी का हाथ थाम लिया। मैं अपनी सहेली को कुछ ना होने दूंगी, अभी तो हम दोनों को साथ में बहुत लंबा जीवन जीना है। सावित्री काकी को गहरा धक्का लगा था। जिन बेटों को अपने खून से सींचा, आज उन्हें ही उनकी परवाह नहीं है। माँ बीमार है, अस्पताल में भर्ती कराने के पैसे भी नहीं है, और दोनों में से एक भी नहीं आया। हंसता खेलता परिवार था उसका। जब ब्याह कर गांव में आई थी तो घर में सास, ससुर, देवर, ननद और पति थे। पति गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। घर में कमाने वाला एक और हजारों खर्चे होते थे, फिर भी कभी सावित्री काकी नहीं घबराती थी। अपने सास ससुर की मन से सेवा करती थी। समय पर खाना बनाने से लेकर रात को पैर तक दबाती थी। सुबह से रात तक लगी रहती थी। देवर को अपना भाई बना लिया था और ननद को बहन समान प्यार करती थी।
अपने व्यवहार से सावित्री काकी ने घर वालों के साथ ही आसपास के पड़ोसियों और रिश्तेदारों का भी दिल जीत लिया था। सभी सावित्री के आवाभगत और व्यवहार की तारीफ करते थे। भवानी जी अपनी पत्नी की प्रशंसा सुनते तो खुश होते थे। देवर की शादी कर दी, पर वो शहर चला गया। उस दिन उसकी सास ने खाना नहीं खाया था। बेटे के घर छोड़ने के दुख में वो महीनों रोती रही थी। उस वक्त सावित्री के बच्चे नहीं हुए थे, तो उन्हें मां की ममता का एहसास नहीं हुआ था। एक दिन पता चला कि वो पेट से है, तो उनकी सास अपना दुख भूल गई और अपने आने वाले पोते का इंतजार करने लगी। भवानी जी ने भी समझाया था, अम्मा क्यों दुख मनाती है? अरे तेरा एक बेटा छोड़कर गया है तो क्या हुआ, दूसरा बेटा तो साथ ही रहता है, फिर इतनी सुशील बहू भी है, और अब तो आप दादी भी बनने वाली हो। बेटे के समझाने से अम्मा मान गई और अपने पोते का इंतजार करने लगी। आखिर वो दिन भी आ गया जब अम्मा दादी बन गई और पोते के पालन पोषण में लग गई। 3 साल बाद सावित्री काकी फिर से गर्भवती हुई। इस बार उन्हें बिटिया चाहिए थी। लोग तो बेटे मांगते हैं और तुझे बिटिया चाहिए? अरे बेटिया तो अपने घर चली जाती है, माँ बाप के साथ सदा थोड़ी रहती है, अम्मा बोली। फिर तनिक विचार करके बोली, हाँ जाने को तो बेटे भी चले जाते हैं, ईश्वर करे तेरी गोद में इस बार बेटी ही खेले। पर इस बार भी सावित्री की गोद में बेटा ही आया। दोनों बड़े हो रहे थे और एक दिन ऐसा आया कि बड़े बेटे दिनेश की नौकरी शहर में लग गई। वो अपनी पत्नी को लेकर चला गया और कुछ सालों बाद छोटे बेटे रमेश की नौकरी भी लग गई। वो भी शहर अपनी पत्नी को लेकर चला गया। सावित्री काकी का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उनका घर खाली हो गया था। तब अम्मा ने समझाया, हम है ना तेरे साथ, बच्चे तो आते जाते रहेंगे। हाँ अम्मा, आपका तो एक ही बेटा गया था, पर मेरे तो दोनों बेटे चले गए। और वो रोने लगी। मैं हूं ना तेरे साथ, अम्मा ने दिलासा दिया। पर अम्मा ज्यादा दिन उनका साथ नहीं निभा पाई और एक रात सोई तो सुबह उठी ही नहीं। अम्मा के जाने के बाद बाबूजी भी ज्यादा दिन तक जीवित रह नहीं पाए। अब घर में भवानी जी और सावित्री काकी अकेले रह गए थे। भवानी जी रिटायर हो गए थे, पेंशन से घर चल रहा था। बेटे सालों में 1-2 बार आते थे और कभी उन दोनों को अपने घर भी नहीं बुलाते थे। अपना दुख वो अपनी सहेली राधा जी से बांटती थी। उनका बेटा राघव और दिनेश एक साथ ही पढ़े थे। दोनों बचपन से अच्छे दोस्त रहे थे। पर यह बात अलग है, राघव ने दुकान संभाल ली और अपने माँ बाबूजी के साथ में रहने लगा था। राघव के भरे पूरे घर को देखकर ही सावित्री काकी खुश रहती थी। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि भवानी जी भी गंभीर बीमारी से चल बसे। दोनों बेटे आए तो सही, पर सभी क्रिया कर्म करके चले गए। किसी ने उनसे अपने साथ चलने को नहीं कहा। सबको बस जाने की जल्दी थी। अब सावित्री काकी भी पहले से बूढ़ी हो रही थी। दोनों बेटे कभी फोन नहीं करते थे। एक वो ही थी जो राघव से फोन करके समाचार ले लेती थी। अपने अकेलेपन और उम्र के कारण वो बीमार रहने लगी थी और ठंड में उन्हें बहुत बुखार चढ़ जाता था। बुखार के कारण वो तड़पती रहती थी। तब राघव और राधा जी ही उन्हें संभालते थे। राघव के बच्चे भी उन्हें दादी कहकर बुलाते थे। राघव ने सभी टेस्ट करवाए और उन्हें 2-4 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, क्योंकि कमजोरी के कारण ड्रिप चढ़ानी पड़ी थी। काकी, आप पैसों की चिंता मत करो, मैं आपका तीसरा बेटा हूं, मुझे भी सेवा का हक है। राधा, मैं तेरे पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। सावित्री काकी ने कहा तो राधा जी हंसने लगी। पहले तू ठीक होकर घर चल, अपने हाथ की बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी खिला देना, वो ही बहुत है। सावित्री काकी 4-5 दिन अस्पताल में रही। वहां अच्छे से इलाज हुआ और घर लाकर भी राधा जी का परिवार उनकी सेवा में लगा रहा। वो पहले से बेहतर हो गई, पर अभी भी उन्हें नियमित रूप से डॉक्टर की दवाई तो खानी थी। इतने दिनों में एक बार भी दोनों बेटों का फोन नहीं आया। सावित्री काकी को बड़ा भारी धक्का लगा।
उनकी अपनी औलाद के पास उन्हें रखने के लिए घर में जगह नहीं है, देखभाल करने के लिए समय नहीं है, तबीयत पूछने की फुर्सत ही नहीं है। आखिर ऐसे बेटों से तो कोई नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। बेटों की मां होकर भी वो अकेली ही अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी और पड़ोसियों पर निर्भर थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने राघव के जरिए सूचना भिजवा दी कि वो अपनी जायदाद का बंटवारा कर रही है। दूसरे दिन ही दोनों बेटे एक साथ हाजिर हो गए। ये देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने रमेश से कह दिया, आज तू अपने घर परिवार को छोड़कर कैसे आ गया? तुझे दफ्तर से छुट्टी भी मिल गई और तेरी छुट्टी के पैसे कटेंगे तो उसका नुकसान भी हो जाएगा। तू रहने देता, बड़े भाई को भेज देता। और तू दिनेश, तूने अपना कीमती समय कैसे निकाल लिया? क्या तेरे दफ्तर में काम नहीं है? तेरे छोटे भाई को भेज देता। दोनों भाई एक साथ ही आ गए। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मैंने ये घर, जमीन, गहने सब राघव के नाम कर दिया है, क्योंकि उसने मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा की थी और अब वो ही मेरा बेटा है। क्या कहा? आपने लाखों की जायदाद एक पड़ोसी को दे दी। आप अपने बेटों के साथ ये अन्याय नहीं कर सकती। तुम दोनों के पास तो माँ को अस्पताल ले जाने का समय नहीं है। तुमने पैसों से भी मेरी सहायता नहीं की, तबीयत पूछने भी नहीं आए और आज जायदाद लेने जल्दी से आ गए। ये सुनते ही रमेश और दिनेश अपनी माँ से झगड़ा करने लगे। वो माँ को घर से जबरन निकालने लगे और जबरदस्ती ही एक कागज पर हस्ताक्षर करने को मजबूर करने लगे। तभी राघव ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई, बीच बचाव किया, सावित्री काकी को छुड़ाया। आपको इन दोनों के खिलाफ कुछ कहना है? पुलिस ने बयान लेना चाहा। हाँ, इन दोनों ने मुझे बहुत मानसिक कष्ट दिया है, मेरा दिल दुखाया है, मुझे बहुत रुलाया है और आज तो मेरे घर में आकर मुझसे मारपीट करने लगे थे। जिन बेटों को मैंने जन्म दिया था उन्होंने ही मुझे इतनी चोट दी है। ईश्वर के यहाँ इनका जो फैसला होगा तब होगा, पर आप इन दोनों को सजा दिए बिना मत छोड़ना। मैं तो इन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। फिर दोनों की तरफ देखकर सावित्री काकी बोलती है, तुम दोनों सुन लो, मेरे पति के जाने के बाद ये घर, ये जमीन सब मेरे नाम पर है। ये मेरी मर्जी है कि मैं इसे किसी के भी नाम कर सकती हूँ। तुम दोनों का इस घर और जमीन पर कोई हक नहीं है और अब मुझ पर भी अपना हक खो बैठे हो। मेरे मरने के बाद ना तो यह जायदाद तुम्हें मिलेगी और ना ही मेरी चिता को तुम अग्नि दोगे। मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। अपनी माँ का ये रूप देखकर दोनों की अक्ल ठिकाने आ गई। दोनों ने माफी मांगी, पर सावित्री काकी ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। राघव ने सावित्री काकी की बहुत सेवा की और ध्यान रखा। सबसे कहता था, मेरी एक नहीं 2 माँ है। रमेश और सुरेश ने भी सावित्री काकी को बहुत फोन किए। वो कई बार गांव माफी मांगने भी आए, पर उन्होंने उन दोनों को न अपने घर में आने दिया, न ही अपने दिल में। आखिर उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया और वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। राघव ने ही चिता को अग्नि दी और दोनों बेटे दूर से ही देखते रहे। दोस्तों, माँ की सेवा ना करने वाले बेटे जायदाद के लिए तो समय निकाल लेते हैं। माँ अपने बच्चों का समय और प्यार चाहती है और अगर वो हर महीने बेटों से कुछ भरण पोषण के लिए पैसे मांग भी ले तो ये उसका हक है। कई लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ नहीं छोड़कर गए। माता पिता ने जायदाद में हिस्सा ही नहीं दिया, कुछ नहीं छोड़कर गए मेरे लिए। क्या आपको पता नहीं आपके माता पिता क्या छोड़कर गए? आपकी जिंदगी, आपका होना, जो आज आप खड़े हैं वह छोड़कर गए हैं। जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल जानता हूं, मेरे रब से पहले मैं अपने माँ बाप को मानता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।